नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सब के लिए, हाँ आपके और मेरे दोनों के लिए बहुत अहम है। बात हो रही है भारत के जल भविष्य की। ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम के सचिव श्री विश्वंभर नाथ जी ने जो डेटा और विजन हमारे सामने रखा है, हम आज उसी को डिकोड करेंगे। पानी। हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, राइट? लेकिन क्या हम वाकई अपने जल संसाधनों की जमीनी हकीकत को जानते हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या 2030 तक भारत का पानी खत्म हो जाएगा? सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन बदकिस्मती से ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक हमें बहुत ही सीरियस वार्निंग दे रहा है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो 2030 तक, जी हाँ, सिर्फ कुछ ही सालों में हमारे देश में पीने के पानी की डिमांड हमारी टोटल सप्लाई से कहीं आगे निकल जाएगी। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां हमारी जरूरत का पानी हमारे पास हो ही ना। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, इसे समझने के लिए बस एक नंबर याद रखिए, सिर्फ 4%। देखिए, हम दुनिया की लगभग 18% आबादी वाले देश हैं। इतनी विशाल जनसंख्या, लेकिन इस विशाल आबादी का भरण पोषण करने के लिए हमारे पास दुनिया का कितना साफ पानी है? सिर्फ और सिर्फ 4%। ये इतना बड़ा असंतुलन है कि इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। मतलब साफ है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए पानी की एक सिंगल बूंद भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पानी कहाँ खर्च होता होगा? फैक्ट्रियों में या शहरों में? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे कुल पानी का 89% हिस्सा, जी हाँ, लगभग 90% अकेले खेती में इस्तेमाल होता है। इसके मुकाबले हमारे घरों में सिर्फ 9% और उद्योगों में मात्र 2% पानी खर्च होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है फ्लड इरिगेशन, यानी खेतों को पानी से लबालब भर देने की हमारी आदत। अगर हमें सच में पानी बचाना है ना, तो सबसे पहले हमें अपनी खेती के तरीकों को बदलना ही होगा। अब थोड़ा इसके पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। देखिए, जल प्रबंधन कोई हवा में तीर चलाने वाला खेल नहीं है। इसका एक पूरा गणित है, एक फॉर्मूला है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। यहाँ हमारी इनकम है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश या बर्फबारी, और खर्च क्या है? पानी का भाप बन जाना, जिसे हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, नदियों में बह जाना यानी रन ऑफ, और जो बच गया वो है हमारा जल भंडारण। सीधा सा हिसाब है, अगर हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेंगे तो हमारा ये वाटर बैंक एक दिन पक्का खाली हो जाएगा। अब उपलब्ध पानी के इस बैंक खाते को हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा सतही जल यानी सरफेस वाटर, नदियां, झीलें। कुल पानी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। लेकिन क्या हम ये पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक सीमाओं के कारण हम सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर ही काम में ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा ग्राउंड वाटर यानी भूजल, जो कि 432 क्यूबिक किलोमीटर है। और आज हम कर क्या रहे हैं? हम बिना सोचे समझे जमीन के नीचे से बेतहाशा पानी निकाल रहे हैं। बारिश उसे जितनी जल्दी भर नहीं पाती, हम उससे कई ज्यादा तेजी से उसे खाली कर रहे हैं। लंबे समय तक तो ये चलने वाला नहीं है। वैसे आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जल संरक्षण का ये पूरा विज्ञान हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। आधुनिक युग से हजारों साल पहले ही ऋग्वेद में पानी को जीवन का परम स्रोत माना गया था। और सुश्रुत संहिता में तो बाकायदा ऐसे साइंटिफिक रूल्स दिए गए हैं जो बताते हैं कि पानी को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। हमारे पूर्वज पर्यावरण के इस नाजुक संतुलन को बहुत गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि अगर जल स्रोत साफ नहीं रहेंगे तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। और उसी प्राचीन ज्ञान का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारी पारंपरिक जल प्रणालियां। आज के बड़े बांधों से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने बावड़ियां और कुल जैसे शानदार विकेंद्रीकृत सिस्टम बनाए थे। ये सिर्फ जमीन में खोदे गए गड्ढे नहीं थे, ये अपने समय की मास्टरपीस इंजीनियरिंग थी। बावड़ियां बारिश की एक एक बूंद को सहेजने का काम करती थी और कुल पहाड़ों का पानी बिना किसी पंप के सीधे खेतों तक ले जाते थे। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का इससे बेहतरीन सबक आज हमारे लिए और क्या हो सकता है? आज ना हम एक बड़े दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो कड़वी सच्चाई है जहां लाखों लोग आज भी चिलचिलाती धूप में पानी की 2 बूंदों के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। महिलाओं और बच्चों की तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी जद्दोजहद में बीत जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण स्तर पर तालाबों के जीर्णोद्धार जैसे जमीनी प्रयास हैं जो उम्मीद जगाते हैं। जब लोग खुद आगे आकर अपने जल स्रोतों को जिंदा करते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं बचाते, वो अपने पूरे गांव का भविष्य संवारते हैं।
इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकारी नीतियों में भी समय के साथ बड़े बदलाव आए हैं। अगर हम 1987 की राष्ट्रीय जल नीति और 2012 की नीति को देखें तो एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट नजर आता है। 1987 में जहां सिर्फ एक ब्रॉड नेशनल नजरिया था, वहीं 2012 तक आते आते नीति निर्माता समझ गए कि पानी अनंत नहीं है। इसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में बदल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है पानी को मुफ्त की चीज मानना बंद करना, उसे कीमती आर्थिक संसाधन मानना और नदी बेसिन के स्तर पर प्लानिंग करना। अब सिर्फ नीतियां ही नहीं बनी, राज्य स्तर पर भी कई कमाल के काम हुए हैं। तेलंगाना का मिशन काकतिया और गुजरात की सुजलाम सुफलाम योजना इस बात के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नीति आयोग ने भी इन बड़े प्रोजेक्ट्स की खूब तारीफ की है। जनभागीदारी के जरिए पुराने तालाबों को गहरा करना, गाद निकालना और उन्हें फिर से जिंदा करना ये साबित करता है कि सच्ची इच्छा शक्ति हो तो हम बड़े पैमाने पर सूखे से लड़ सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद फाइनल सवाल यही आता है कि अब आगे का रास्ता क्या है। इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट 4 स्टेप फॉर्मूला में है। सबसे पहले रिड्यूस, पानी का इस्तेमाल कम करें। फिर हार्वेस्ट, वर्षा जल को सहेजें। तीसरा रीसाइकल, उपयोग किए गए पानी को साफ करके दोबारा काम में लें। और अंत में ऑप्टिमाइज, उपलब्ध पानी का बेस्ट यूज करें। प्रधानमंत्री जी का भी यही मंत्र है। खास तौर पर खेती में जहां सबसे ज्यादा पानी लगता है, वहां हमें तुरंत ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन जैसी एडवांस तकनीकों को अपनाना ही होगा। चलते चलते मैं आपके सामने एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहता हूं जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने वर्चुअल वाटर या आभासी जल के बारे में सुना है? सोचिए, जब हम दूसरे देशों को 1 किलो चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ चावल नहीं भेज रहे होते, बल्कि उसे उगाने में लगे हजारों लीटर पानी का भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये पानी की एक छिपी हुई निकासी है, एक अदृश्य खतरा। क्या ऐसा तो नहीं कि जल गहन फसलों का ये व्यापार हमारे देश को केप टाउन जैसे अगले डे जीरो की तरफ धकेल रहा है, जहां शहर का पानी पूरी तरह खत्म हो गया था? इस संकट को टालने के लिए हमें अपनी आदतों और अपनी नीतियों में क्या क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और जल बचाएं।